बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम एंजाइम्स के चैप्टर में इन 4 सेल्स को बच्चों एक ही टॉपिक नॉलेज के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं। वन बाय वन इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। हमने एंजाइमेटिक इनहिबिशन को डिस्क्राइब करना है, हमने उसे इतना एलैबोरेट करना है कि हम समझ सके। ठीक है, एंजाइमेटिक इनहिबिशन क्या होगी कि किसी तरह हम एंजाइम को उसका काम करने से रोकेंगे। सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा होगा, फिर आप उसकी टाइप भी बताओगे और एग्जाम्पल्स भी दोगे। ठीक है, और अगर उनकी कोई सिग्निफिकेंस है तो ये भी बता दोगे कि ऐसा तो नहीं है ना कि एंजाइमेटिक इनहिबिशन जो है वो बुरी हो, अच्छी भी तो हो सकती है, उससे सेल कोई बेनिफिट भी ले सकता है। फिर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम बताने हैं जो कि इनहिबिटर्स के तौर पे यूज होते हैं, आसान अल्फाज में इनहिबिटर्स की एग्जांपल देनी है। थर्ड आपसे कह रहा है कि आपने ये जो इनहिबिटर्स हैं इन्हें कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है, किसमें, कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में। तो हम कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स की बेस पे एंजाइमेटिक इनहिबिशन की भी टाइप्स कर लेते हैं। एक आपके पास वो है जो कंपैटिटिव इनहिबिशन है और दूसरी नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन है। ठीक हो गया, ये नॉन का वर्ड यहां रह गया। और लास्ट पे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है फीडबैक इनहिबिशन, जो इससे लिंक करते हैं। ये आपको मैं पढ़ते वक्त ही अंडरस्टैंड करवाऊंगा। इन चारों एसएलओ को हम नॉलेज 3.4 एंजाइम इनहिबिशन में कवर करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम चैप्टर के स्टार्ट में ये बात की है, हम एक्सेप्शन की बात नहीं करते, हम मेजोरिटी को लेकर चलते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। कुछ थे जो आपके पास आरएनए एंजाइम भी थे, हमने उन्हें राइबोसाइम कहा था, लेकिन वो एक्सेप्शन हैं। हर वो एजेंट, हर वो केमिकल मॉलिक्यूल जो इनकी एक्टिविटी को ना स्टॉप कर दे, इन एंजाइम को इनएक्टिव कर दे, आप बच्चों से इनहिबिटर बोलते हो। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता, या एंजाइम को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करने देता, आप इस फिनोमेना को कहते हो एंजाइम इनहिबिशन। वो जो आपके एसएलओ की टर्मिनोलॉजी है। ये देखें, हम इससे मिलती जुलती एक और इक्वेशन पीछे पढ़ के आए हुए हैं जहां इनहिबिटर की बजाय आपने सबस्ट्रेट का वर्ड यूज किया था। रिमेंबर, एंजाइम सबस्ट्रेट मिले थे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था जिसने प्रोडक्ट बनाया। यहां पे क्या हुआ, आपके पास जो सबस्ट्रेट है ना ये रिप्लेस हो गया इनहिबिटर से, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बना है वो EI एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्ट नहीं बना के देगा। अब हमने सेकंड एसएलओ में पढ़ा था कि आपने इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल बतानी है, तो आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इनहिबिटर? साइनाइड, ये अक्सर देखते हैं ना, अल्लाह ताला माफ करे, लोग खुदकुशी के लिए जहर खा लेते हैं, पी लेते हैं, साइनाइड होता है। कैसे एक्ट करता है, कहां पे एक्ट करता है, क्या करता है, एग्जाम्पल में देखेंगे। पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्म्स को किल करती है, लेकिन कैसे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिटर है, किसी एंजाइम को जाके टारगेट करेगा उसमें। ठीक है, इसी तरह कुछ और नाम है, आपने इनको याद करना है, क्रैम करना है सिंपली। आर्सेनेट है, आयोडोस्टेट है, सल्फर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा। हमने जो है ना इनहिबिटर की चूंकि टाइप्स हैं, तो इसका मतलब है उन इनहिबिटर की वजह से जो इनहिबिशन हो रही है उसकी भी 2 टाइप्स हैं। तो हमने एंजाइम इनहिबिशन की ही 2 टाइप्स बना ली है, एक कंपेटिटिव है, दूसरा नॉन कंपेटिटिव है। व्हाई दीज टर्मिनोलॉजीज, हम ये अल्फाज क्यों यूज कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। कंपेटिटिव जो है ना, इसका मतलब होता है मुकाबला करना। मुकाबला फिर किस में होगा? 2 मिलती जुलती चीजों के अंदर। और अगर आप एंजाइम से रिलेटेड इनहिबिशन की बात कर रहे हो, कंपैरेटिव इनहिबिशन, तो इसका मतलब है यहां पे जो आपका इनहिबिटर है ना ये सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होगा, वैसा नहीं होगा पास पास होगा, मिलता जुलता होगा। तो ये फिर क्या करेगा, ये वहां बाइंड करेगा जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उसके क्लोज है, मिलता जुलता है। तो ये जो आपके पास कंपटीशन हुआ ये है, या इनहिबिशन हुई कंपैरेटिव इनहिबिशन। इसमें आप देखते हो कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होने की बजाय ये मुकाबला करते हैं, इनमें रेस होती है कि इनमें से कौन एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट बाइंड किया तो प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड किया तो कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, वी नो इट। एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होगी है, एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होने का मतलब है
सबस्ट्रेट अब बाइंड नहीं कर सकता, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब आपके पास सबस्ट्रेट की अमाउंट या तो बहुत कम है या सबस्ट्रेट है ही नहीं। ये बात समझ रहे हो? कंपटीशन है ना, दोनों में से एक चीज बाइंड करेगी। कौन सी बाइंड करेगी? जो ज्यादा है। अगर इनहिबिटर जाके, कंपैरेटिव इनहिबिटर जाके बाइंड कर रहे हैं तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि आपका जो सबस्ट्रेट है या तादाद में कम है या फिर एब्सेंट है, इसलिए इनहिबिटर को, कंपैरेटिव इनहिबिटर को मौका मिल गया। ठीक है, कहते हैं आपके पास ये एंजाइम सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर को बाइंड तो करेगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना के देगा। हमने 9th में भी एग्जांपल पढ़ी थी, दोबारा इसको हम यहां मेंशन करेंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, इसका जो सबस्ट्रेट है ना वो सक्सिनेट है, जिसको ये कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर, फ्यूमेरेट के अंदर। लेकिन इस सक्सिनेट सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक और कंपाउंड होता है मैलोनेट। क्योंकि मिलता जुलता होता है तो ये आपके पास कंपैरेटिव इनहिबिटर है। ये अगर आपके पास बाइंड कर गया एंजाइम के साथ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर इसकी जगह सक्सिनेट की तादाद ज्यादा हुई तो ये बाइंड करके प्रोडक्ट फ्यूमेरेट बना देगा। ठीक है, ये M है, फ्यूमेरेट बना देगा। अब जरा स्ट्रक्चर को भी देख लो तो सिमिलैरिटी है ना, सिर्फ यहां फर्क आ रहा है कि आपके पास ओवरऑल 4 की बजाय 3 कार्बन है मैलोनेट में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप एवरीथिंग इज सेम। इसके बरक्स आपके पास है नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। अगर आपको कंपैरेटिव इनहिबिशन की समझ आ गई है तो ये समझना आसान है। वहां पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी, दोनों कंपीट करते हैं एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। ये नॉन कंपैरेटिव है, इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए इसे फर्क नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट कम है ज्यादा है। क्यों? इसने एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करना। कहां बाइंड करेगा? एक्टिव साइट के अलावा एक और पॉकेट होती है, होल होता है, स्पेस होता है एंजाइम पे, जहां पे ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर जाके बाइंड करता है। इसे आप कहते हो एलोस्टेरिक साइट। याद रखना है, एक्टिव साइट वो है जहां पे सबस्ट्रेट या कंपैरेटिव इनहिबिटर बाइंड करेगा। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर एंजाइम की जिस पॉकेट में, स्पेस में जाकर फिट होगा, आप उसे एलोस्टेरिक साइट कह रहे हो। अगर एलोस्टेरिक साइट पे ये जाके बाइंड कर भी गया तो एक्टिव साइट तो फ्री है ना, एंजाइम को चाहिए सबस्ट्रेट को बाइंड करे, प्रोडक्ट बना दे। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर जब एलोस्टेरिक साइट पे एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो ये एंजाइम की ओवरऑल शेप को, ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आप देखते हो उसकी एक्टिव साइट की शेप भी चेंज हो जाती है। अब एक्टिव साइट की शेप चेंज होने से वो है तो फ्री, लेकिन शेप चेंज अब सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपके पास ना सबस्ट्रेट अटैच होगा ना वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम कहेंगे कि नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर ने एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, यानी उसने एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। हाँ, जो चीज आपने समझनी है, इसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं। वो या तो एंजाइम की एक्टिविटी को आर्जी तौर पे टेम्परेरली ब्लॉक करेगा या फिर परमानेंटली। तो इसी बेस पे आपके पास नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन की भी 2 टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, सेम है, वही बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं। ये जो 2 टाइप्स हैं, इनमें से आपके पास अगर तो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर आरसी तौर पे टेम्परेरली बाइंड किया है और वो एंजाइम की एक्टिविटी को आरसी तौर पे स्टॉप कर रहे हैं, तो आप इसे कहते हो ये रिवर्सिबल है, कुछ टाइम के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। हाँ, लेकिन अगर वो बाइंड करता है और फिर अलग ही नहीं होता, परमानेंटली एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक कर देते हैं, तो ये फिर आपके पास इरिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन होगी। ठीक है, पहली टाइप रिवर्सिबल है, इसमें क्या करेगा इनहिबिटर? आरसी तौर पे एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम के साथ जब बाइंड करता है ना, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि नॉन कोवलेंट वीक बॉन्ड बनाता है, जिनका असर आप देखते हो विद टाइम खत्म हो जाता है, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ये रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर एंजाइम से अलग हो जाता है, एंजाइम की शेप वापस आ जाती है, वो अपना काम कर लेता है। लेकिन इसका होना सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन्हें भी तो कंट्रोल करना है ना। जो एंजाइम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल को एक हद तक की उसकी जरूरत है, उसके बाद इन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो फिर कोई चीज ऐसी हो जो एंजाइम को रोके इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जनरली फिर सेल के अंदर आप देखते हो रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन को इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, यहां पे आपके साथ क्या होगा कि ये एंजाइम को एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा और उसे प्रोडक्ट नहीं बनाने देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो आपने यहां अंडरस्टैंड करनी है ना, कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने को नहीं रोकता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है, जबकि इसके बरक्स आपने कंपैरेटिव इनहिबिशन में बात की थी, वहां एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता, क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह कंपैरेटिव इनहिबिटर बाइंड हो रहा था। इस केस में ना इसे इस चीज से गर्ज नहीं है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है तो अब इसके बाइंड करने का फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। एंजाइम के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स भी बन चुके हैं ना, तब भी ये रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और ESI एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक दफा इनहिबिटर बाइंड तो अब ये सबस्ट्रेट अटैच भी है तो ये प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। तो दो सूरतें हैं, या पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए और ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनहिबिटर बाइंड करे। दूसरा अल्टरनेट ये है कि आपके पास पहले इनहिबिटर बाइंड करे, EI कॉम्प्लेक्स बनाए, फिर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए। दोनों सूरतों में एंड रिजल्ट सेम है और इससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये उससे स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नहीं रखता, इसने एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करना। हाँ, लेकिन ये बाइंडिंग आर्जी है, रिवर्सिबल है। ये रिमूव जब होगा तो एंजाइम दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप में आके कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा और सेल के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक एग्जांपल है एलानीन की। ये एलानीन जो है ये असल में रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर है एक एंजाइम का, विच इज पायरोवेट काइनेज। ये देखें, हमने इसको समराइज कर लिया। एक आपके पास है इनहिबिटर साइट, एलोस्टेरिक साइट, दूसरी है सबस्ट्रेट साइट यानी एक्टिव साइट। इनहिबिटर सबस्ट्रेट दोनों भी बाइंड कर जाएं, आपके पास ESI कॉम्प्लेक्स बन गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना। इसके बरक्स आओ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होगा, ये जो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर है ना, ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मदद से अटैच होगा, इसलिए आप कहते हो इसका इफेक्ट परमानेंट है। ये अटैच हो गया, अब डिटैच नहीं होगा और इसने एंजाइम की एक्टिविटी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। एंजाइम आपके किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब जब आपके पास एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये जो आप मोस्टली पॉइजन्स के बारे में सुनते हो ना, वो असल में यही होते हैं। ये आपके पास इरिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जिनमें आपके पास कॉमन एग्जांपल आती हैं हैवी मेटल्स जैसे मर्करी और लेड है। ये इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं और बहुत सारी प्रोटीन जिनमें एंजाइम्स भी शामिल है इन्हें डीनेचर कर देते हैं। इसी तरह साइनाइड, स्टार्ट में एग्जांपल दी थी ना, ये जो साइनाइड है जो अक्सर आप देखते हो टॉक्सिन मटेरियल के तौर पे सुसाइडल केस में यूज होता है या किलिंग में, इसमें ये जो साइनाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारे सेल का, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके साथ कोवलेंटली बाइंड कर जाता है और इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करता है। ये एंजाइम कर क्या रहा है, ये एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन, जिस दौरान ATP ने बनना है, एनर्जी ने बनना है जो ATP की शक्ल में स्टोर हो रही है जिसे सेल यूज करते हैं, इस सेलुलर रेस्पिरेशन का जो लास्ट स्टेप होता है ना, उसको ये कैटलाइज कर रहा होता है। तो आपके पास साइनाइड इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करके सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक करता है, एनर्जी प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पास आप देखते हो कि बायोलॉजिकल सिस्टम यानी लिविंग सेल्स जो हैं, इनमें आप देख रहे हो बहुत सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में, और इसके अलावा थेराप्यूटिक एप्लीकेशन में हम एंजाइम या एंजाइमेटिक इनहिबिशन को यूज करते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन से मुराद है जहां पे बाज़ औक़ात आप ट्रीटमेंट करते हो इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, जहां पे आपके पास चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फाइनली जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपकी ड्रग्स हैं वहां आप यूज करते हो, एग्रीकल्चर केमिकल्स में नहीं यूज कर रहे हो, कैंसर थेरेपी में हम इस फिनोमेना को यूज करते हैं। ये जो रेगुलेशन की जाती है ना सेल में होने वाले मेटाबॉलिक केमिकल, मेटाबॉलिक पाथवेज को, रिएक्शंस को, इसी की एक एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन।
जो आपका लास्ट SLO था, जिसे हम यहां कवर भी करेंगे, इसमें पता है क्या होता है, आगे मैं डिटेल भी बताऊंगा, अभी एक जनरल सा आइडिया दे दूं कि फीडबैक इनहिबिशन में पता है क्या हो रहा होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के दौरान जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान, यही प्रोडक्ट इस पाथवे के किसी एक एंजाइम को, जनरली जो कि स्टार्टिंग एंजाइम होता है, इसे ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक करता है? ताकि ये जो प्रोडक्ट है ना फाइनल, ये जरूर से ज्यादा ना बन जाए, हमें एक हद तक चाहिए था, इसके बाद आप चाहते हो कि इसकी प्रोडक्शन स्टॉप की जाए, तो तब आप देखते हो यही प्रोडक्ट किसी एक आधे एंजाइम को आके ब्लॉक कर देते हैं ताकि सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ये देखो, ये आपके पास मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक एंजाइम आके स्टार्टिंग सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो असल में दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम वन बाय वन उसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, हत्ता कि इस मेटाबॉलिक पाथवे का लास्ट एंजाइम आता है जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देता है। लेकिन अगर ये फाइनल प्रोडक्ट सेल की जरूरत को पूरी कर रहे हैं तो यही फाइनल प्रोडक्ट आता है और इस मेटाबॉलिक पाथवे के किसी एंजाइम को, जनरली फर्स्ट एंजाइम को, ब्लॉक कर देते हैं। ये है फीडबैक इनहिबिशन। ड्रग्स, बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो बाय एक्शन इनहिबिटरी ड्रग्स हैं, यानी कि वो डिजीज को जब ट्रीट कर रही होती हैं तो वो असल में क्या करती हैं, उस डिजीज से लिंक्ड जो एंजाइम है, मेटाबॉलिक पाथवे है, उसके किसी एंजाइम को टारगेट करके ब्लॉक कर रही होती है। जैसे आपके पास कहता है बहुत सारी कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और हम कहते हैं हमें इस ड्रग से क्योर हो गया। एग्रीकल्चर केमिकल की बात करें, स्पेशली पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड है जिनका काम पेस्ट और वीड्स को किल करना है, ये भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि इन पेस्ट और वीड्स के किसी ना किसी स्पेसिफिक एंजाइम को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और उनकी डेथ हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर थेरेपी में भी हम इस फिनोमेना को यूज करते हैं, जिसमें आप देखते हो कि कैंसर सेल के अंदर जो स्पेसिफिक एंजाइम है जो उसे ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, हम कैंसर थेरेपी में इन एंजाइम को टारगेट करते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोके, उसके अंदर जो सेल डिवीजन हो रही है इसको स्टॉप करें, जिसकी वजह से आप देखते हो कैंसर का जो स्प्रेड करने का फिनोमेना ये स्लो हो जाता है। ये जो हमारा फीडबैक इनहिबिशन है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें, ठीक है। जब आपके पास मेटाबॉलिक पाथवे में केमिकल रिएक्शन जो है वो वन बाय वन सीरीज में चलते हैं और एक रिएक्शन की बजाय मल्टीपल रिएक्शंस की मदद से हमारे इनिशियल सबस्ट्रेट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे फीडबैक इनहिबिशन का फिनोमेना हम देखते हैं, जिसमें एंड प्रोडक्ट जनरली उस सीरीज ऑफ रिएक्शन में यूज होने वाले पहले एंजाइम को ब्लॉक करता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां मालूम हो रही है, वो ये कि ये जो एंड प्रोडक्ट है ना, ये फर्स्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करता है। तो इसका मतलब है ये कंपैरेटिव इनहिबिटर नहीं है, ये नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर है, जिसकी वजह से एंजाइम की शेप चेंज होती है और एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी ब्लॉक करवा बैठता है, ठीक है। यहां इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये जो इस तरह की रेगुलेशन है जिसमें मेटाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट जो है वो किसी एंजाइम के लिए इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है, आप उसे फीडबैक इनहिबिशन बोलते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक अमाइनो एसिड है थ्रियोनीन, जिसको हम यूज करते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड बनाते हैं आइसोल्यूसिन। इसमें आप देखोगे किस तरह फीडबैक मैकेनिज्म यूज हो रहा है। ये जो आपके पास थ्रियोनीन से जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट है, इससे आइसोलीन का बनना है, ये 5 स्टेप्स में होता है। ये आपके पास एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें मल्टीपल एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं और इनिशियल सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट करते करते फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। इसमें होता पता क्या है, जब आपके पास आइसोल्यूसिन की कंसंट्रेशन उससे ज्यादा होती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यही प्रोडक्ट अब इसी मेटाबॉलिक पाथवे के फर्स्ट एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करता है, यानी ये फीडबैक देता है कि मजीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना किया जाए, और उसके लिए क्या करता है, इस मेटाबॉलिक पाथवे के एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ना ये एंजाइम काम करे, ना ही सबस्ट्रेट जो है उसकी ब्रेकडाउन या उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा के प्रोडक्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ,
जो इसका पहला एंजाइम है इस पाथवे का, थ्रियोनीन डीअमाइनेज, आइसोल्यूसिन ने इससे ब्लॉक करवाना है। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा आइसोल्यूसिन बन रही है तो ये थ्यूरीन डीअमाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करती है। ठीक है, जिससे आपके पास इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। हाँ, एक वक्त आता है आइसोल्यूसिन सेल में यूज होते होते इसका लेवल ड्रॉप कर जाता है। जब इसका लेवल ड्रॉप करता है तो ये जो थ्रियोनीन डीअमाइनेज है, इससे उसका जो इनहिबिटर वाला इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ये उसकी एलोस्टेरिक साइट से आइसोल्यूसिन डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और आप देखते हो एंजाइम एक्टिवेट होता है और दोबारा से आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो, हमारे जो 4 एसएलओस की डिमांड है, हमने उसे कंप्लीटली अपने इस नॉलेज में कवर किया है। आई होप आपके लिए एसएलओ बेस जो ये लेक्चर था, इसे अंडरस्टैंड करना आसान रहा होगा। अब आपने ये करना है कि आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद पीपीटी के साथ जो वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।